નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જ્યોતિષ શાસ્ત્રને લગતા આજના કાર્યક્રમમાં આપ સૌ દર્શકોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં જ મને ખૂબ સુંદર દોહો યાદ આવે. વિપત પડે ન વલખીએ, વલખે વિપત ન જાય, વિપતે ઉદ્યમ કીજીએ, ઉદ્યમ વિપતને ખાય. દર્શક મિત્રો, આપણું જીવન એ સુખ અને દુઃખનો સરવાળો છે. જ્યાં સુધી સુખ હોય ત્યાં સુધી તો ખૂબ સારું છે, પણ જીવનમાં પરિસ્થિતિઓ બદલાતી રહે છે. જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે આપણે એમાંથી નીકળવાના રસ્તાઓ શોધીએ છીએ, કોઈકનું માર્ગદર્શન શોધીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આ માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે જ્યોતિષશાસ્ત્ર. જ્યોતિષશાસ્ત્ર એ દુઃખની પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાનું એક યોગ્ય ઉપાય છે, અને સાથે જ સુખરૂપ સમયને અંગેની જાણકારી આપવા માટેનું પણ જ્યોતિષશાસ્ત્ર ખૂબ ઉપયોગી નીવડે છે. આપ સૌને જણાવતા મને ખૂબ ખુશી થાય છે કે આ જ્યોતિષશાસ્ત્રના પારંગત એવા વંદનાજી તિવારી આજે આપણી સાથે છે. कार्यक्रम तेओनु स्वागत करिए और त्यारबाद तेओनी साथे चर्चा दौर शुरू करिए. नमस्कार वंदना जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. नमस्कार दर्शक मित्रों, આજનો આ વિષય ખૂબ રસપ્રદ છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં કંઈક મેળવવાની, કંઈક પામવાની મહેચ્છા રાખે છે. પોતે જીવનમાં શું કરશે તેવી જિજ્ઞાસા તેની સમજણની શરૂઆતથી જ થઈ જાય છે. આપણે નોકરી કરીશું કે વ્યાપાર કરીશું એ આપણા નસીબમાં લખાઈ ચૂકી હોય છે. આવો તે અંગે ઊંડાણપૂર્વક માહિતી મેળવીએ વંદનાજી પાસેથી. वंदना जी, जब भी कोई परिवार में बेटा या बेटी जन्म लेते हैं तो माता पिता अक्सर सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेंगे. बचपन से ही जाना जाता है कुंडली देख के कि आगे जाके वो जो लड़का होता है या लड़की होती है, कोई नौकरी करेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे या खुद का व्यापार करके फिर परिवार का और माता पिता का नाम रोशन करेंगे. रूपा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. हमारा विषय ही है जॉब पर. चूँकि आज तो सबसे पहले मैं बताऊं, कुंडली में आप 100% देख सकती हैं कि बच्चा आपका क्या कर सकता है. यहाँ थोड़ा सा मैं अंतर मानती हूँ कि क्या कर सकता और क्या करेगा. मैं थोड़ी सी डिफरेंस, बहुत सारे ज्योतिषी हमसे डिफरेंस भी रख सकते हैं कि मैं इस बात पे मानती हूँ कि बच्चा जो चाहे वो करेगा. आप जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में ही आपके कदम बढ़ेंगे ना, आप उस दिशा में सक्सेस होंगे. लेकिन कभी कभी होता है ऐसा है कि आप एक दिशा तो तय कर लेती हैं, आप मेहनत तो कर लेती हैं, लेकिन उतने सफल नहीं हो पाती हैं आप. ठीक है ना, कि उसमें आप उतने सफल नहीं हो पाती हैं जितना आपने प्रयास दिया है उसे, जितना आप अपेक्षा करती हैं कि मैं इतना तो मुझे सक्सेस होना चाहिए. तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन होता है कि जब मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना प्रयास करती हूँ, तो फिर मैं सफल क्यों नहीं हो पाती हूँ. तो उसका आंसर ज्योतिष देता है. ज्योतिष में आपको लिख दिया गया है, ज्योतिष के अनुसार आपको पता है कि आपका बच्चा, आपके बच्चे के लिए ये लाइन है. अगर बच्चा उस लाइन में जाता है, थोड़ी सी माइनर डिफरेंस है कि कुछ लोग कहते हैं कि लिख दिया गया कुंडली में तो वही करेगा. नहीं, कुंडली में अगर लिखा हुआ, अगर बच्चा वो करता है तो वो ज़्यादा सक्सेस होता है. हाँ, अगर नहीं तो बहुत सारे कुंडली के अनुसार अगर बंदा कर रहा है तो सक्सेस होता है, अगर नहीं कर रहा है तो उसके सक्सेस रेट कम हो जाते हैं. सफलताएं उसको कम मिलती हैं. हालांकि सफल क्यों नहीं होगा, उसका मेहनत है, उसका भगवान उसके कर्मों का फल तो देंगे ही ना. तो उसके कर्मों का फल देंगे. लेकिन ये हमारी ईश्वरीय विद्या है. आपके कर्मों को एक ईश्वरीय दशा मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है ना. तो एक आपको एक सोने पे सुहागा ज्योतिष का काम करना है. ज्योतिष जो है आपके कर्मों को इन्हांस करता है, आपके कर्मों को एक सही दिशा देता है कि आप कर्म करो, आप इसमें कर्म करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेस होगे. ये चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ. बहुत होते डेस्टिनी में लिख दिया गया है, लोग यही कहते हैं डेस्टिनी में लिख दिया गया है तो मैं वही काम कर रहा हूँ. तो फिर अनसक्सेस पे मत रहो, या तो आप इधर रहो कि डेस्टिनी में लिख दिया गया तो आपके डेस्टिनी में तब तो असफलताएं भी लिखा हुआ, फिर असफलताएं लिखी हुई हैं तो आपको उसके साथ लड़ना भी लिखा होगा. तो आप अगर इधर डेस्टिनी केवल कर्म देख रहे हो तो कर्म की तरफ बढ़ते चले जाओ. लेकिन अगर कर्म के तब मत इस बात के लिए आपको पश्चाताप होना चाहिए कि फिर मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिला, फिर आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हो. ऐसी बात नहीं करो. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कर्मों को एक ज्योतिषीय दिशा दिखाते हो तो आपके कर्मों को एनहांसमेंट मिलता है, एक आपके कर्मों को ऊर्जा मिलती है.
तो आप उससे सक्सेस हो पाओगे। आपके कर्मों में, आपके कुंडली में लिखा हुआ है कि आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपके लिए सक्सेसफुल आप बनोगे, आप सफल हो जाओगे। तो आप उधर कर्म को करोगे तो आप सक्सेस हो गए। कर्मशील तो आप पहले से थे, आपको दिशा मिल गई, सोने पे सुहागा मिल गया, आप सक्सेस की तरफ बढ़ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आज तक को वंदना जी एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल हाँ, के ज़माने हाँ, में। जी। तो क्या पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो एजुकेशन है हाँ, हाँ। वो सही लाइन में यूज़ हो रहा है, मतलब एजुकेशन की जो लाइन है वो सही दिशा है, या फिर वो किस्मत में कुछ और लिखा है, हमारा प्रयास कहीं और है, तो फिर उतनी सक्सेस मिलेगी कि नहीं वो पहले से तय हो जाता है हाँ जी, हाँ जी। जन्म कुंडली से? जन्म कुंडली से आपको तय कर दिया जाता है। जन्म कुंडली आपको एक सिंबॉलिक रूप में संकेत देती है कि आप इस दिशा में जाओगे। आप ये अगर सब्जेक्ट लेना है, जैसे बच्चे की ही बात है, सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि नौकरी व्यवसाय के पहले आपको तैयार होते हैं, आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने नौकरी व्यवसाय के पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के समय में ये देखना चाहिए कि बच्चे को शिक्षा में किस चीज़ की रुचि है, ठीक है। उसकी ज्योतिष में क्या वो रुचि ज्योतिष से संबंधित है। कभी कभी रुचियाँ होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। कभी कभी लगता है, हर मम्मी पापा को कभी कभी लगता है कि इस क्षेत्र में हमारा बच्चा है। दो तरीके से बच्चे मिलते हैं हमारे मैं तो एस्ट्रोलॉजी, जब मैं ज्योतिष करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि दो तरीके के बच्चे मिलते हैं। एक तो बच्चा बहुत सक्सेस नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो उसको देखने, कभी उसका कॉमर्स की तरफ उसका ध्यान है तो साइंस दे दिया जाता है, साइंस की तरफ ध्यान उसका है तो उसका ध्यान उसको आर्ट्स दे दिया जाए, ह्यूमैनिटी दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को जंबल डब पाते हैं थोड़े से। उन लोग जो हैं उन लोग में अजीब विवश वो थोड़े से हो जाते हैं। हाँ जी। तो इस तरह से। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, उन्हें इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, इस चीज़ में, उन्हें हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, उन्हें फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है, तो क्या करें। एक उनके लिए इंटरेस्ट है और मम्मी पापा भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि बच्चा जो चाहे वो बने। तो लेकिन बच्चा खुद ही पजल है, उसे कभी हिस्ट्री पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, फिजिक्स पसंद है, तो करेगा क्या करेगा। तो ऐसे में आप कुंडली के अनुसार आपको, क्योंकि वो छोटे टर्म से देख रहा है, अपनी ज़िंदगी को थोड़ी से छोटे टर्म से देख रहा है कि बहुत हुआ 8th में है तो 10th तक देख रहा है। तो क्या ये, अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये जो बच्चे की लाइन है उसकी फिजिक्स की लाइन इसकी ज़्यादा अच्छी है या इसकी हिस्ट्री की लाइन ज़्यादा अच्छी है, या इसका इंटरेस्ट तो इसके तीनों में है। तो हम लोग राह दिखाते हैं कि अगर बच्चा, तुम अगर ज्योतिषीय हिसाब से मानो तो अगर फिजिक्स की तरफ जाओगे तो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है, तो उसका इंटरेस्ट भी है, हमने राह भी दिखा दी, तो एक उसके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एक उसके लिए एक दूरगामी वाली बात हो जाती है। जी। आपके लिए जो भी कोई सुलह करने के लिए आता है, आपसे जानकारी पाने के लिए आता है कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, तो सबसे पहले वंदना जी आप क्या देखते हैं? एजुकेशन देखते हैं? हाँ जी, सबसे पहले एजुकेशन देखती हूँ कि बच्चा अगर है पढ़ने के लिए, अगर बच्चा छोटा है तो एजुकेशन सबसे पहले देखा जाता है। और सबसे पहले मैं बताऊँ, सबसे पहले तो लग्न देखते हैं हम लोग, कुंडली में लग्न देखते हैं, लग्न कितना बली है, हाँ वो लग्न किस तरीके का है। खासकर एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो लग्न हमारा जो है, लग्न का जो ग्रह है वो किस चीज़ का है, वो टेक्निकल है, वो नॉन टेक्निकल है, वो सेमी टेक्निकल है, क्या है। क्योंकि हम लोग ज्योतिष में इसको 9 ग्रहों को टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सेमी टेक्निकल में बांटा गया है। जैसे सूर्य हुआ, मंगल हुआ, शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, इन्हें टेक्निकल में मान लिया गया है, ठीक, ये टेक्निकल साइड में हो गया। शुक्र चंद्र नॉन टेक्निकल में आते हैं। ये लग्न में बैठे हुए हैं, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, लग्न में अगर है, अगर लग्न में अगर मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, अगर वो मंगल जो है, मंगल टेक्निकल हो गया। अगर वो टेक्निकल राशि में भी, दूसरी टेक्निकल में राशि में बैठा हुआ है, सपोज करो वो वृश्चिक में ही आ गया, वो भी मंगल का है, या वो 10वें मकर में आ गया, वो शनि का है, तो टेक्निकल उसके मिल गए। अब नक्षत्रों को देखते हैं, नक्षत्र भी टेक्निकल मिल जाते हैं, तो उस पर टेक्निकल की बातें ज़्यादा अच्छी हैं। हो सकता है उसके छोटे टर्म में उसको हिस्ट्री की कहानियाँ उसे बहुत अच्छी लगती हों, जब वो पढ़ने जा रहा है तो उसे लगता है कि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी टेक्निकल राशियाँ जब दिखा रही हैं तो लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए बेटा तुम्हें पसंद आ रहा है, लेकिन लंबी दूरी के घोड़े अगर चलाना चाहते हो तो आपके लिए
टेक्निकल लाइन ज़्यादा अच्छा है। जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लग्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड हाउस देखते हैं। वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है कि बच्चा प्राइमरी एजुकेशन कैसा रहा होगा उसका, ठीक। और उसके बाद हम लोग फोर्थ हाउस फिर उसके बाद देखते हैं। फोर्थ हाउस में देखते हैं हम लोग कि बच्चे की सेकेंडरी एजुकेशन कैसी होगी। फिर उसके बाद हम लोग फिफ्थ भाव देखते हैं। फिफ्थ भाव हायर सेकेंडरी के लिए हो जाता है, सेकेंडरी के बाद की बात होती है। तो मेनली फिफ्थ भाव ज़्यादा देखा जाता है। सेकेंड फोर्थ का भी महत्व होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व फिफ्थ भाव का होता है। उसे विद्या बुद्धि संतान के नाम से जाना भी जाता है। तो फिफ्थ भाव को देखते हैं। फिफ्थ भाव को देखकर हम लोग तय करते हैं कि क्योंकि उस समय तक बच्चा 10th पास कर चुका रहता है, सेकेंडरी स्कूल ख़त्म हो गया, तो उसके वो अब देखते हैं कि उसी समय बच्चे को, मैं चाहती हूँ कि उस समय मम्मी पापा जो एक ज्योतिष के पास उनकी, जब वो 12 साल का बच्चा हो जाता है, जब 12 साल का, मैं यहाँ बताऊँ तो 12 साल तक ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि 12 साल तक बच्चे का ऊपर अपनी कुंडली का असर कम पड़ता है। सबसे पहले माँ का कुंडली का असर पड़ता है 4 साल तक, उसके बाद 4 साल के बाद पिता का कुंडली का असर पड़ता है, उसके बाद 4 साल के बाद उसके अपनी कुंडली का असर पड़ता है पूर्व जन्म के। तो इस तरीके से उसके बाद उसकी प्रारब्ध शुरू होता है, ठीक है। इसलिए 12 साल के बाद एक बार कुंडली वो देख लें, कुंडली देख लें कि बच्चा जो अभी आज प्रेजेंट टाइम में एप्टीट्यूड दिखा रहा है, वो क्या आगे भी उसी एप्टीट्यूड में है, आगे भी उसका वही एप्टीट्यूड चलेगा या उसकी रुचि बदल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब पंचम भाव तक हमारी एजुकेशन आ जाती है, बच्चा पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है। यहीं पे हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल बंदा, अगर उसके ऊपर टेक्निकल का ज़्यादा प्रभाव है तो टेक्निकल साइड में बच्चा जाएगा, साइंस लेगा। अगर वो टेक्निकल अगर वो सेमी टेक्निकल है तो बंदा कॉमर्स लेगा। अगर वो नॉन टेक्निकल है तो ह्यूमैनिटी लेगा। उसके बाद हम लोग तब देखते हैं जॉब पे, तब जाते हैं हम लोग। तो एजुकेशन के बाद जॉब या फिर बिजनेस के बारे में देखा जाता है, तो वो कैसे देखा जाता है? जॉब के लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जॉब और व्यवसाय देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि बंदा जॉब करेगा, व्यक्ति जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, वो क्या करेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखा जाता है कि कुंडली में लग्न से 3 चीज़ें देखी जाती है। दसम भाव आजीविका के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा क्या, वही महत्व रखता है, ठीक है। तो 10वें भाव को देखने के लिए हमें केवल 10वें भाव को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि उसकी कुंडली में चंद्र बली है, चंद्र बली है कि लग्न बली है या सूर्य बली है। अगर ये तीनों में से कौन सा बली है, उससे हम लोग 10th स्थान देखते हैं, ठीक है ना। तो 10th स्थान देखकर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका 10th स्थान कौन सा है। चंद्र अगर बली है तो चंद्र से 10th स्थान कौन है। अब वो D9 में कहाँ गया है, मैं पिछली बार भी बताई थी, वर्गों में उसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो D9 में वो कहाँ जाता है, उसमें कौन सी राशि है, उस पर किस ग्रह का प्रभाव है, उस ग्रह की क्या डिग्रियां हैं, उस पे और सब वो किस पर दृष्टि डाल रहा है या वो किससे दृष्ट हो रहा है। ये सारी बातें देखकर तब हम लोग निर्धारित करते हैं कि ये किस संबंधित वो नौकरी करेगा या किस संबंधित व्यवसाय करेगा। अब बात आती है कि वो नौकरी करेगा कि व्यवसाय करेगा। इस चीज़ के लिए अगर वो पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान की बात आती है, अगर पंचम से दसम से वो मिल रहा है तो जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई किया है उसी क्षेत्र से संबंधित नौकरी करने के चांसेस बनते हैं, अगर सारी बातें सेम रहती हैं तो, है ना। क्योंकि कोई भी बात बताने के लिए बहुत सारी बातों को जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए अभी सारी चीज़ों को स्थायी रूप में रख के इन्हीं को केवल चर दिया जाए, इन्हीं को केवल चलित माना जाए। तो इसके लिए कह रहे हैं कि अगर पंचम से 10th का स्थान अगर है तो बच्चा जो पढ़ाई किया उसमें चला जाएगा। अगर वो 6 से और नौकरी करेगा, ठीक है। अगर वो 6 से अगर 10th का प्रभाव ज़्यादा, उससे संबंध बन रहे हैं तो और लग्न भी बली है तो आप वो नौकरी करेगा। हो सकता है जो पढ़ाई किया उसमें नौकरी ना करके दूसरी नौकरी करे, लेकिन नौकरी करेगा। 7th से अगर 10th का संबंध बन रहा है तो बच्चा व्यवसाय करेगा, ठीक है। क्योंकि 7th जो है वो स्पाउस के लिए देखा जाता है, जीवन साथी के लिए देखा जाता है, व्यवसाय के लिए देखा जाता है वो,
ठीक है, साथी में के लिए देखा जाता है, तो वो व्यवसाय के लिए देखा। अगर व्यवसाय से 10th भाव का संबंध बनते हैं तो वो बंदा व्यवसाय करेगा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाता है राजयोग अगर कुंडली में ज़्यादा है तो बच्चा सर्विस की तरफ ज़्यादा जाता है। अगर धनयोग ज़्यादा है तो बच्चा व्यवसाय की तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि नौकरी में थोड़ी कम लिमिटेशन, पैसों की लिमिटेशन होती है, और धन व्यवसाय में पैसों की अधिकता होती है। तो इसको देखा जाता है। एक इंदु लग्नेश शब्द होता है, इंदु लग्नेश देखा जाता है वहाँ पे कुंडली में। इंदु लग्नेश धन के लिए देखा जाता है। अगर इंदु लग्नेश ज़्यादा बली है और तो बंदा जो है, वो व्यक्ति जो है वह क्या करेगा, व्यवसाय करेगा। अगर थोड़ा कम बली है, वो विद्या बुद्धि संतान से ज़्यादा, वो पंचम से ज़्यादा ज्वाइंट हो रहा है, तो जॉब करेगा। ठीक है। तो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, उस पे ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है? किस ग्रह से जाना जाता है कि इस व्यक्ति की किस्मत में जॉब या बिजनेस लिखा है? हाँ, जॉब बिजनेस तो है कि अपना ठीक है, उसे पता तो चल गया कि उसे जॉब करना है, बिजनेस करना है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि वो किस तरह का बिजनेस करेगा, किस तरह का जॉब करेगा। तो इसमें अगर 10वें स्थान पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है तो वो शासकीय नौकरी करेगा, प्रशासनिक नौकरी करेगा, सरकारी जॉब करेगा, ठीक है। अगर वो अपने फर्म, अगर वो प्राइवेट जॉब भी कर रहा है तो अपने फर्म का काम करेगा, जिसमें वो एक अगुवाई वाली जॉब पकड़ेगा करने के लिए। सभी सूर्य, अगर सूर्य सभी में सरकारी नौकरी नहीं दे पाते तो वैसी नौकरी करेगा जिसके अंडर में बहुत सारे लोग रहें, ठीक है। लाइक सरकारी नौकरी थोड़ी सी वो उससे एक स्थायी उसे देती है, अगुवाई वाली सर्विस वो देती है। अगर चंद्र रहा तो वो सरकारी भी दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आपको देंगे व्यवसाय का कारक माना जाता है चंद्र को, खासकर लिक्विड का कारक चंद्र माना जाता है। मदर डेयरी, दुग्ध फैक्ट्री की जो भी होती है उससे संबंधित हो जाएगा। आयात निर्यात से वो संबंधित काम करने लगेगा। तरल संबंधित जितनी तरल चीज़ें होती हैं, जल तत्व होता है ना चंद्र, तो जल से संबंधित काम कर रहेगा, लिक्विड से संबंधित काम करेगा, रसायन से संबंधित काम करेगा। और मंगल होगा तो वो जो है वो इंजीनियर, टेक्निकल है तो इंजीनियर बनाएगा बंदे को, और खासकर उसे ये करेगा एयरफोर्स वगैरह में, सेना में मंगल उसे भेजेगा, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद बुध अगर होगा तो उसमें वो अपनी वाणी का कि से उसकी आजीविका चलेगी, उसकी लेखन शक्ति से उसकी जीविका चलेगी। वो एक ब्रोकर बन सकता है, वो एक लॉयर बन सकता है, मीडिया वर्ग में वो जा सकता है, इसमें हो सकता है। गुरु से होगा तो वह एक धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य करेगा या मंत्रों का कोई कार्य करेगा। वो जज बनेगा, वो खजांची बन सकता है, बैंक में खजांची बन सकता है, तो न्यायाधीश बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो बनते हैं। शुक्र अगर 10वें भाव में स्थायी है तो आप वो 64 विद्याओं का स्वामी है। वो जो है वो आपको सुगंध से संबंधित कोई होगा, कला से संबंधित अगर कोई जॉब होगा तो वो देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद शनि की बारी आती है। अगर शनि है, यहाँ शनि की थोड़ी सी यह है कि अगर एक और टर्म होता है गोचरस शनि, अगोचरस शनि। गोचरस शनि उसे कहते हैं जो शनि अगर बली है तो बली शनि के लिए बहुत सारे होते हैं कि कैसे कैसे बली होते हैं। अगर वो उच्च में है, अगर वो स्वराशि है, अगर उस पर पाप प्रभाव नहीं है तो वो अच्छे शनि माने जाते हैं। गोचरस सामान्य भाषा में अच्छे शनि है, उसे ज्योतिष भाषा में गोचरस शनि कहते हैं। अगर गोचरस शनि है तो व्यवसाय दे सकता है, अगर गोचरस शनि है तो उसे नौकरी दे देगा, ठीक है। राहु केतु की बारी आती है। राहु को पूर्ण परमात्मा माना जाता है। हमारे यहाँ माना गया है कि परमात्मा के ही ये जो ग्रह नक्षत्र जो है ये परमात्मा के ही अंश है। सूर्य जो है सूर्यवंशी राम के हैं, चंद्र जो है चंद्रवंशी कृष्ण के हैं, बुद्ध बुद्धा अवतार हैं। तो ये 4 ग्रह जो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, ये पूर्ण परमात्मांश के पूर्ण रूप हैं। फिर धीरे धीरे उनमें परमात्मांश जैसे जैसे विष्णु के अवतार हुए, 9 अवतार हुए ना, 9 अवतार में जैसे जैसे धीरे धीरे उनमें परमात्मा कम, जीवांश ज़्यादा आते गया, तो
वो जीवांश माने गए। और जो ये जो 4 जो हैं ये पूर्ण परमाणु माने गए, जिसमें राहु को माना गया। तो अगर राहु रहता है तो वो भी सरकारी नौकरी देता है आपको, ठीक है। केतु अगर है तो आजकल केतु कंप्यूटर के लिए, बारीक चीज़ों के लिए वो केतु का माना जाता है। पैथोलॉजी, राहु केतु दोनों ही माने जाएंगे। इस तरीके से ग्रहों का प्रभाव 10th में पड़ता है। हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। आप ज्योतिष मतलब इतना ज्ञान रखते हैं ज्योतिष के विषय में, और मेरा बोलने में इतना कमांड है जो मेरा काम है। तो हम दोनों को कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं? मैं अपनी बात करूं तो मैं आपकी कुंडली तो शायद नहीं याद है मुझे। मैं अपनी बात कहूं तो मुझ में बुध और गुरु की ज़्यादा, जैसे व्यवसाय से अगर देखा जाए या कुछ भी देखा जाए तो मेरे पे गुरु का प्रभाव ज़्यादा है। गुरु का है, बुध हमारा लग्न है, बुध हमारी चंद्र राशि भी है, बुध हमारा लग्न राशि भी है, तो बुध तो मुझे मिल गया। गुरु की उसकी दृष्टि है। और कहा जाता है कि केतु अगर साथ में रहे तो इंट्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है उसका, चंद्र के साथ रहे तो होता है एक ज्योतिषीय गुण के लिए वो सब कहा जाएगा, तो फिर मेरी बड़ाई हो जाएगी उसमें। तो ये चीज़ें हैं आपकी बोलने में जो मेरा एंकरिंग का काम है, इसके लिए मैं पूछ रही हूं। आपकी वाणी की बात जहाँ तक है, जैसे आपका लग्न क्या है? मेरा तुला लग्न है। तुला लग्न शुक्र है, शुक्र वाणी का कारक होता है, ठीक। तो द्वितीय भाव, काल पुरुष की कुंडली, एक और शब्द होता है काल पुरुष की कुंडली, वो द्वितीय भाव जो है उसे काल पुरुष की कुंडली एक काल्पनिक कुंडली बनाई गई है, जिसमें सभी अच्छे अच्छे ग्रह कहाँ उच्च के होंगे, कहाँ नीच के होंगे, ये बातें होती हैं। तो कुंडली में शुक्र जो है वो है। आप लिखती भी हैं, लिखती हैं, शायद एंकरिंग खुद करने जाती हैं तो खुद आप जैसे बता रही थी, ये सारे बुध के ये हैं। तो आप में बुध शुक्र जब जैसे अभी आपने कहा शुक्र का होगा। गुरु का अगर आप धर्म के तरफ संबंधित अगर हैं, जजमेंटल थोड़ी सी हो जाती हैं, तो उसके लिए शनि और गुरु का योगदान हो जाता है। तो ऐसे होता है। और राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रहों का प्रभाव तो हमने जाना, व्यक्ति के जीवन में, नौकरी या व्यवसाय पर राशियों का क्या प्रभाव? राशियों का प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि ग्रह अकेले तो कुछ नहीं होते ना, वो तो कहीं ना कहीं रहेंगे। वो किसी राशि के अंतर्गत रहेंगे, किसी नक्षत्र के अंतर्गत रहेंगे, अकेले तो वो रहेंगे नहीं। तो राशियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ग्रह को देखते हैं कि ग्रह तो सूर्य तो अब आ गया, मंगल आ गया, टेक्निकल हो गया, अब वो कहाँ गया? अगर वो नॉन टेक्निकल राशि में चला गया, यानी जैसे राशि को डिवाइड किया जाता है, 2 तरीके से राशियों को डिवाइड किया जाता है मुख्यतः। पहला प्रकृति के अनुसार डिवाइड किया जाता है। तो प्रकृति के अनुसार वह जो है वह चर प्रकृति का, कुछ राशियाँ चर प्रकृति की होती हैं, कुछ राशियाँ ये स्थिर प्रकृति की होती हैं, कुछ राशियाँ द्विस्वभाव प्रकृति की होती हैं। चर जिसमें चलायमान होते हैं, वो राशियाँ चलायमान होती हैं। 1, 4, 7, 10 जो हैं, ये राशियाँ जो हैं चलायमान राशियाँ, चर राशियाँ कहलाती हैं। इनमें अगर ग्रह होते हैं तो अगर इनमें ज़्यादा ग्रह अगर हैं, जॉब से हम लोग रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो अगर इसमें चर प्रकृति की राशियों में अगर ज़्यादा ग्रह होता है तो बच्चा जो है वैसी नौकरी करेगा जिसमें ट्रांसफ़र वाली सर्विसेज होंगी, जिसमें उसको सर्विस में बहुत ज़्यादा उसे ट्रांसफ़र होते रहेंगे, या वो खुद इसे मार्केटिंग वाली सर्विस करना उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैं कह रही थी, फिर वही वाली बात दोहराऊंगी कि करेगा तो पाएगा ही। लेकिन वो चर प्रकृति, अगर उसकी राशि में चर है, चर प्रकृति चर वाले राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, तो अगर वो मार्केटिंग टाइप का जॉब, ट्रांसफ़र वाला जॉब लेता है तो ज़्यादा अपने जॉब में सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। अगर स्थिर वाली राशि है, अगर है स्थिर वाली राशि कौन होते हैं? 2, 5, 8 एंड 11, ठीक है। तो ये राशियाँ होती स्थिर प्रकृति के होती हैं। ये राशियों में आप बंदा जो है, व्यक्ति जो है, वो नौकरी करे, जो भी नौकरी करेगा, जो भी व्यवसाय करेगा, स्थिर वाली करेगा। व्यवसाय वाली भी बात में मैं वही कहूँगी कि चर वाले में उसे बार बार अपने व्यवसाय के लिए
ट्रांसफ़र होना जाना पड़ेगा। और स्थिर वाले में वो ऐसा व्यवसाय करेगा, वैसी नौकरी करेगा जहाँ उसे स्थिरता मिले, वो एक जगह से बैठ कर काम करेगा। द्वि स्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 जो भी हैं उनसे उनमें अगर है तो उसे दोनों काम करने पड़ेंगे। थोड़ी सी वो स्थायी रहेगा, थोड़ा सा वो अस्थायी रहेगा। और दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये तो तत्वों के आधार पर देखा जाए तो तत्वों के आधार पर 4 तत्वों में राशियों को बांटा गया है। एक तो पहले अग्नि तत्व, 1, 5, 9 अग्नि तत्व कहलाती हैं, ये राशियाँ अग्नि तत्व कहलाती हैं। अग्नि तत्वों में वो वही प्रशासनिक नौकरी देगा, ठीक है, और वो थोड़े से वो जो हैं वो प्रशासनिक लेक्चर वाली नौकरी होगी, उनकी प्रोफेसर वाली नौकरी होगी। दूसरी पृथ्वी पृथ्वी तत्व में उन लोग जो राशियाँ आएंगी 2, 6 एंड 9, 10 जो हैं, ये राशियाँ जो हैं उस राशियों में अगर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, 10th का प्रभाव ज़्यादा है, 10th से वो संबंधित है, 10th आजीविका वाले भाव से संबंधित है, तो क्या होगा उसमें वो पृथ्वी से संबंधित, भू से संबंधित कोई कार्य करेगा, एग्रीकल्चर से संबंधित काम करेगा, बिल्डिंग से संबंधित वो कोई काम करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो वायु तत्व में अगर वो है तो चिंतनशील है, वो थोड़ी सी उसमें दूरदर्शिता वाली बात ज़्यादा होती है, वो बहुत सोच कर काम करता है, कभी कभी वो अपने लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है उन लोग जो होते हैं वो 3, 7 और 3, 7, 11 ये चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कोई भी बात को ज़्यादा ठोक बजा कर ज़्यादा गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं, कभी कभी समय निकल जाता है, इसके लिए उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तो ऐसे देखा जाता है। फिर 4, 8, 12 जल तत्व के स्वामी हैं, ये क्रिएटिव माइंड के हैं, वो ऐसा जॉब करते हैं जिसमें क्रिएटिव हो वो वाली बात है। तो ऐसे करके राशियों को बांटा गया है। जी, बिल्कुल। वैसे तो आपने बहुत इतनी अच्छी जानकारी दी कि पूरी बात जैसे समझ में आई, हर एक को व्यक्तिगत रूप से बताते हैं ऐसा महसूस होता है। अब प्रोग्राम के एंड में आप अपनी ओर से हमारे दर्शकों को कोई टिप्स वगैरह ज्योतिष से रिलेटेड देना चाहे तो प्लीज़। मैं बस एक गुजारिश करूंगी, मैं टिप्स आप ये कीजिए, बस मेरी एक विनती है कि बच्चा आपका है, जब वो बच्चा 12 साल का हो जाता है, कम से कम शुरू से देखो तो बहुत अच्छी बात है, दिखाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो बच्चा 12 साल का हो जाता है, जब वो 10th में पहुंच जाता है, अगर आपको लगता है कि बच्चा हमारा जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं बच्चा बन पा रहा है, तो एक बार ज्योतिषीय सलाह जरूर ले लीजिए। कभी कभी बच्चे का, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कभी कभी बच्चा खुद में ही पजल्ड रहता है कि वो इसमें भी अच्छा उसमें भी अच्छा, तो उसके लिए क्या बेहतर है, उसके लिए भी एक बार ज्योतिषीय सलाह ले लें। बच्चा आपका है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, तो आप एक बार ज्योतिषीय सलाह लेके देखिए। जैसे सारा आप ट्यूशन कराते हो, आप स्कूल भेजते हो, आप बच्चे के लिए सारा कुछ सारी फैसिलिटी देते हो, तो एक ज्योतिषीय फैसिलिटी भी दे दो, ये मेरी गुजारिश है। तो एक बच्चे का भविष्य में कभी कोई कमी नहीं आएगी। उसके लिए आपके हिसाब से हर मम्मी पापा चाहते हैं कि उसके सारे रास्ते मैं अपने तरीके से क्लियर करूं ताकि वो बच्चा चल पड़े, तो एक ज्योतिषीय सलाह उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना। यही कहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે વંદનાજીએ કહ્યું એ પ્રમાણે કે આપણા દીકરાઓને કે દીકરીઓને કયું લાઈન લેવી એ નક્કી કરવા માટે જ્યોતિષનું માર્ગદર્શન પણ એટલું જ અગત્યનું હોય છે। અને વંદનાજીએ કહ્યું એ પ્રમાણે કે તમે તેમની પાસેથી પણ આ અંગેનું માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો। માર્ગદર્શન મેળવવું હોય તો ટેલિફોન નંબરની પણ જરૂર પડશે। તેઓનો ટેલિફોન નંબર અમે આપને બતાવી દઈએ। તેઓનો નંબર છે 7048200123 704-820-0123। દર્શક મિત્રો, આ નંબર આપ નોટ કરી લેશો। સાથે જ તેઓની વેબસાઇટ પણ અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર ફ્લેશ થઈ રહી છે। આ વેબસાઇટ પર પણ આપ તેઓનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। ફરીથી તેઓની સાથે આપણે મળવાનું છે। ખૂબ જ રસપ્રદ માહિતી અગાઉ પણ આપણે મેળવતા રહ્યા છે, આવનારા સમયમાં પણ મેળવીશું, પણ અત્યારે આપની રજા લઈશું। નમસ્કાર। નમસ્કાર।